अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो देखें यहाँ पर हम जो है ना मई जून 24 और वेरिएंट 1 2 कर रहे हैं ना, ये एएस पर लेवल P1। इसमें जो हमारे पास टाइम होता है वो 1 hour 15 minutes होता है और 40 क्वेश्चंस होते हैं। इनको हमें जो है यहाँ पे अटेम्प्ट करना होता है। अच्छा देखो, हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। वो बोले कि विच पेयर ऑफ द फॉर्मूला इज वो करेक्ट है, मतलब कौन सा जो है ना पेयर का फॉर्मूला ये करेक्ट है। देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वो गलती क्या है। देखो यहाँ पर ना मैंने वो पहले से आइंस लिखे हुए हैं, जो यहाँ पे जितने भी आइंस है ना, ताकि एक बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग ये हो सके। अब ये Ag2 CO3 है। अब ये Hg के ऊपर +1 का चार्ज है, CO के ऊपर -2 का चार्ज है, तो दो Hg चाहिए होंगे एक के कार्बोनेट के लिए। तो Ag2CO3 यहाँ पे ठीक है। लेकिन NH4 3NO3 वो गलत है, क्योंकि NH4 के ऊपर +1 चार्ज है, NO3 के ऊपर -1 चार्ज है, तो एक ही चाहिए होगा। तो इसका होगा फॉर्मूला NH4NO3। यहाँ पे लिखा है NH4 3NO3, तो ये गलत है। ठीक है, तो इस वजह से ये इसका पार्ट ठीक है, ये वाला वो गलत है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे आओ। सेकंड ऑप्शन पे K2H CO3 बोल रहा है। देखो के ऊपर तो ये +2 +1 चार्ज है, के ऊपर प्लस ये 1 का चार्ज है। और जो H है उसके ऊपर ही +1 है, HCO3 के ऊपर -1 का चार्ज होता है। तो H CO3 के लिए, सॉरी ये मैंने H लगा दिया। अब देखो, के ऊपर +1 चार्ज है, HCO3 के ऊपर माइनस का वो चार्ज है, तो जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा KH CO3। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, K2H CO3, तो ये भी क्या गलत है। सही। और फिर उसके बाद देन वो बोल रहा है कि अब यहाँ पे देखो AgHCO3। देखो CO3 के ऊपर चार्ज होता है -2 का, तो इसके ऊपर -2 का ऊपर चार्ज है। ठीक है, एज इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, -2 का चार्ज है। ठीक है, और Ag के ऊपर +1 का चार्ज होता है, H के ऊपर भी प्लस ये 1 का है, तो ये एब्सोल्युटली वो बैलेंस हो रहा है। ठीक है, और K3PO4 के साथ भी ये PO4 के ऊपर -3 का चार्ज होता है। ठीक है, और K जो है उसके ऊपर +1 का चार्ज है, तो 3 K यहाँ पर चाहिए होंगे एक PO4 के लिए। तो यहाँ पर ये K3PO4 बन रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो ये मेरे पास ऑप्शन ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो क्या आपको गलती हुई है। यहाँ पे जिंक के कार्बोनेट तो ठीक है, जिंक के ऊपर +2 चार्ज होता है, कार्बोनेट के ऊपर -2 होता है, ये ठीक है। बट यहाँ पे गलती कहाँ पे हो रही है, गलती हो रही है यहाँ पे NH4 के ऊपर। देखो NH4 के ऊपर +1 का चार्ज है, PO4 के ऊपर -3 का चार्ज है ना, इसके ऊपर +1 का, इसके ऊपर वो -3 का है। तो मुझे NH4 जो है ना वो 2 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे वो 3 चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या हो गया, वो गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन है सी। अच्छा देखो, फिर इसके तो बात बोले हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स इन 62 ग्राम ऑफ अ सॉलिड वाइट फास्फोरस P4। देखो अब यहाँ पे उसने हमें मास जो है दिया हुआ है, ये एल का मतलब है एवोगाड्रो नंबर ना। ठीक है, अब वो बोले कि बताओ कि इसमें मॉलिक्यूल्स को कितने आएंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो हमारे पास जो है ना जो मोल्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ ये मॉलिक्यूल्स ये क्या होता है, एन यानी कि एन, ये स्मॉल एन यानी कि मोल्स, ये इक्वल्स टू नंबर ऑफ ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवर ये गार्टो नंबर। सही, और इसी तरीके से यही मोल्स का ये एक और भी होता है फॉर्मूला, M/HAMR। अब देखो क्योंकि ये दोनों जो है वो मोल्स के ये इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों फॉर्मूलाज को आपस में इक्वल ये रख दिया। ये कैपिटल एन हमें चाहिए, कैपिटल एन हमें वो चाहिए, और इन टर्म्स ऑफ एल हमने जो है ना उसका आंसर वो देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम है वो मास वो दिया हुआ है 62, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और जो हेमार होता है फॉस्फोरस P4 का वो होता है 1 to 4। हमने 1 to 4 यहाँ पे वो पुट ये वो कर दिया। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा 0.5, और ये एल जो है वो इसके साथ वो चले आएगा, तो ये एन का आंसर क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल्स टू 0.5 L, यानी कि एन इज इक्वल्स टू 1/2 L, तो ये आ रहा है सी। सही। अच्छा फिर इसके बाद वो बोलेगा द फर्स्ट 8 successive ionization energies of the two elements of period 3 of the period product table are shown in the graph। ठीक है, अब उसने जो है ना सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज जो है वो दी गई हैं, वो किसकी, पीरियड 3 के दो एलिमेंट्स की। ठीक है, अच्छा हमें ये वो पता है पीरियड वो 3 है, बट हमें इनका ग्रुप नहीं वो पता, तो ग्रुप हमें वो किस ये किस तरीके से वो चलेगा वो पता। देखो यहाँ पे जो है ना
बड़ा जो है वो आ रहा है, ये इंक्रीज आ रहा है ना, चेंज आ रहा है। तो ये कितनों के बाद चेंज आ रहा है? ये 7 के बाद जब हम 8 पे जा रहे हैं तो वो चेंज आ रहा है, यानी कि जो ये वाला, हाँ, ये हमारा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है 7 के बाद 8, तो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, तो यानी ये ग्रुप 7 से। फिर यहाँ पे जो चेंज आ रहा है ना, वो 2 के बाद वो थर्ड पे चेंज आ रहा है, ये 2 के बाद वो थर्ड पे चेंज आ रहा है, तो यानी ये ग्रुप 2 से है, यानी कि एक जो है वो ग्रुप 7 से और एक ग्रुप 2 से। तो देखो पीरियड 3 में हमारे पास क्या होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अब ग्रुप 3 में यहाँ पे ये एल्यूमिनियम है, सॉरी, ये पूरा ग्रुप, सॉरी, पीरियड 3 है, ग्रुप 7 पे यहाँ पे ये क्लोरीन है, और ग्रुप 2 पे यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम है। सी, अब वो बोल रहा है कि भाई व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम दीज एलिमेंट, दैट्स वाई MgCl2, क्योंकि पीरियड 3 में ग्रुप 2 में होता है मैग्नीशियम, ग्रुप 2 में मैग्नीशियम होता है, और ग्रुप 7 में ये क्लोरीन होता है, तो MgCl2 इसका फॉर्मूला होगा, तो मेरे पास ये आंसर है। सी, अच्छा देखो, फिर इसके को बात बोल रहा है कि इन विच पेयर्स बोथ स्पीशीज आर फ्री रेडिकल क्या होते हैं? जिनके पास एक या एक से ज्यादा जो है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? जिनके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पर जो है ना, एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड ये इलेक्ट्रॉन किस पेयर के पास है, यानी कि किन, वो कौन से, वो दोनों पेयर हैं जो दोनों फ्री ये रेडिकल है, वो हमें ये किस तरीके से करना है, ये चीज जो है ना हमें यहाँ पे वो देखनी है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे जो जो Cl है, Cl की हमारे पास जो ये कन्फिगरेशन होती है, Cl की वो कन्फिगरेशन हमारे पास क्या है? Cl की ये कन्फिगरेशन होती है 1s2 2s2। अगर मैं यहाँ पे Cl की कन्फिगरेशन ऊपर लिखूँ ना, तो Cl की वो कन्फिगरेशन आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ठीक है। तो फ्री ये रेडिकल का पता चलता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन से, सही है। फ्री रेडिकल का ये पता चलता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन से। वैलेंशियल इसका ये रहा, ठीक है, 3s2 3p5। तो यहाँ पे मैंने जब ये कन्फिग्रेशन करी, तो जो इसका आखिरी है ना, जो 3p5 है, उसमें सिर्फ एक अनपेयर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सही है। तो ये क्लोरीन मेरे पास क्या है? फ्री रेडिकल है। फिर यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो कन्फिग्रेशन होती है वो होती है 1s2 2s2 और 2p6। तो यानी कि मुझे इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए जो आखिरी को शेल है 2s2 और 2p6, इसकी जो है ना मुझे वो कन्फिग्रेशन वो करनी होगी। तो इसकी ये कन्फिग्रेशन क्या होगी? 2s2, सही है, ये हो गए दो, फिर बचे चार, तो 1 2 3 4। तो दो इसके जो है ना अनपेड पर रह गए, तो ये भी जो है ना एक फ्री मिनट, पर है, अजान अजान हो रही है। ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे फिर से मैं समझा रहा हूँ, फ्री रेडिकल क्या होता है? जिसके पास एक या एक से ज्यादा जो है वो फ्री यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अब यहाँ पे जो ये क्लोरीन दिया गया है, क्लोरीन की हम ये कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 3p6 3s2 3p5। तो यहाँ पर हमें जो जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है उससे देख के ये पता चलता है कि ये अनपेयर्ड है या फिर इसके बाद वो पेयर्ड है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे? 3s2 में वो दो आ गए, देन बचे 5, तो 3p में आएंगे 5, 1 2 3 4 5। तो देखो सिर्फ एक ही यहाँ पे अनपेड ये इलेक्ट्रॉन को बचा है, तो ये, क्योंकि इसमें एक ये अनपेड ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये फ्री रेडिकल है। अब यहाँ पे आ रहा है ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन की वो कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6। तो जो वो लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉन है 2s2 और 2p6, इसकी हमें वो ये कन्फिग्रेशन करनी है। तो दो आ जाएंगे 2s2 में, अब बचे 4, अच्छा 2p6 ना, एक मिनट, मैंने गलती से 2p6 लिख दिया, 2p6 नहीं है, इसकी कन्फिग्रेशन 2p4 है। गलती से मैंने 2p6 जो है यहाँ पे वो लिख दिया था, ठीक है। तो इसकी ये कन्फिग्रेशन जो है क्या वो हो जाएगी 2p4 की 1 2 3 4। अब जो आखिरी के दो हैं ये दोनों अनपेयर्ड हैं, तो ये भी फ्री रेडिकल है, ठीक है। तो यस, 1 मेरे पास फ्री ये रेडिकल है। फिर आ जाओ Cl पे माइनस पे और O पे माइनस पे। देखो Cl पे माइनस पे जो Cl है, नॉर्मल Cl की कन्फिग्रेशन क्या है? इसके पास एक अनपेयर्ड है, तो अगर ये एक और गेन वो कर लेगा, तो जिसका जो एक अनपेयर्ड है वो भी पेयर हो जाएगा। तो जिसकी
की कॉन्फ़िगरेशन थी 3:3p5 की, तो वो क्या हो जाएगी 3:3p6 की। तो 3p पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो ये अनपेयर्ड जो है वो नहीं हो रहेगा। ठीक है। फिर उसी तरीके से जो O नेगेटिव है उसको भी तो देख लो। सही है, तो ये तो नहीं है, टू तो नहीं है, क्योंकि सीएल में के पास कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। देखो जो O है उसकी उसको अपना, देखो उसके बाद दो अनपेयर्ड है, और इसकी ये कन्फिग्रेशन है 2p4। आखिरी जो ये ऑर्बिटल है, अगर ये O नेगेटिव हो जाए, दो गेन वो कर ले, तो कन्फिग्रेशन इसकी क्या हो जाएगी 2p6। ये दो गेन कर लेगा, जो दो अनपेयर्ड है उनको पेयर वो कर लेगा, तो उसकी हो जाएगी 2p6। तो इसके भी अनपेयर्ड जो है वो खत्म हो जाएंगे, तो इन दोनों के पास ही अनपेयर्ड नहीं, यानी ये दोनों ही फिर ये रेडिकल नहीं है, ना ही सीएल पर माइनस, ना ही O2 पर माइनस। इसी तरीके से जो क्लोरीन है वो तो ये फ्री पर रेडिकल है, ये हमने वो कर लिया, लेकिन ये थर्ड वाले में। और जो O नेगेटिव है, देखो O को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ना दो इलेक्ट्रॉन को चाहिए। अगर O सिर्फ O की नेगेटिव हो तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन ये वो करेगा, तो ये 2p4 से 2p5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक अनपेयर्ड है वो बस ये पेयर हो जाएगा, लेकिन स्टिल एक अनपेयर्ड तो यहाँ पे वो रहेगा ना। अगर मैं इसकी कन्फिगरेशन करूँ O नेगेटिव की, तो क्या होगी, वही 2s2 और 2p5, एक ये गेन किया ना, तो 2p वो 5 क्या होगा, 1 2 3 4 और 5, तो एक स्टिल इसमें अनपेयर्ड हो रहा है। तो यस, ये फ्री रेडिकल है, तो थ्री के भी जो दोनों है सीएल और O नेगेटिव दोनों अनपेयर्ड है। अच्छा, अब सीएल पॉजिटिव और O2 पॉजिटिव, क्या ये दोनों फ्री फ्री ये रेडिकल है? तो इसके लिए हमें सीएल की कन्फिग्रेशन क्या है, ये रही। तो अगर ये सीएल एक लूज तो कर दे, तो ये 3p5 से 3p4 हो जाएगा। तो जब ये 3p4 होगा, तो 3p4 की कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1 2 3 4। तो इसमें तो दो अनपेयर्ड जो है वो हो जाएंगे, तो सीएल पॉजिटिव यस, ये क्या है वो मेरे पास ये फ्री रेडिकल है। और जो O+2 है, देखो O की अभी कन्फिग्रेशन क्या है, O की है 2p4। अगर ये O+2 हो जाए तो उसकी हो जाएगी 2p2। तो उसमें सिर्फ दो अनपेयर्ड आ जाएंगे, तो ये भी फ्री रेडिकल हो जाएगा। तो यस, फोर के भी दोनों फ्री रेडिकल है। तो 1 2 3 1 3 4, ये क्या है, फ्री रेडिकल है। ठीक है। फिर उसके बाद वो बोला कि विच शेप इज करेक्टली प्रिडिक्टेड इन अ वेस्पर्ड थ्योरी। इनमें से वो कौन सा शेप जो है वो करेक्टली प्रिडिक्टेड है? सबसे पहले क्या है कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन पेयर हो और दो बोलोन पेयर हो, दो इलेक्ट्रॉन पेयर हो और दो जो है वो ये बोलो। अच्छा देखो, अगर यहाँ पे दो जो है वो दो जो है वो ये मेरे पास है बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये मेरे पास है वो बॉन्ड पेयर, और ये है लोन पेयर। अगर दो बॉन्ड पेयर होंगे, अगर दो बॉन्ड पेयर होंगे और दो लोन पेयर हो जाएंगे, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, तो इसमें वो बोला कि भाई दो, अच्छा वैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये एंगल होगा 109.5 का। लेकिन दो ये लोन पेयर आ रहे हैं, तो 109.5 में से 5 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एंगल हो जाएगा 104.5 का। ठीक है। अब दो बॉन्ड पेयर और दो ये लोन पेयर होते हैं H2O में। ठीक है, तो H2O में जो एंगल बनता है वो 104.5 का बनता है, और ये वो नॉन लीनियर होता है, क्योंकि कभी भी फोर कोऑर्डिनेशन नंबर वाला ना कभी भी वो लीनियर नहीं होता। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। फिर आ जाओ बी पे। बी पे बोला कि अगर दो जो बॉन्ड पेयर होंगे, दो लोन पेयर होंगे, तो टेट्राहेड्रल होगा। नहीं। अच्छा, लीनियर वो कब होता है, ये भी तो मैं आपको बता दूं। लीनियर उस वक्त होता है जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे CO2 में, CO2 में क्या होता है, जो कार्बन होता है इन वो दोनों के साथ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ये बनाया हुआ होता है, तो ये जो एंगल बनता है ये 180 का होता है। तो इसके पास सिर्फ दो जो है वो बॉन्ड पेयर है, कोई वो लोन पेयर नहीं है, तो ये वो लीनियर होता है। ठीक है। अब वो बोले कि अगर दो बॉन्ड पेयर होंगे, दो वो लोन पेयर होंगे, तो टेट्राहेड्रल होगा। भाई टेट्राहेड्रल जो वो कैसा होता है ये भी तो बता दूं। 9.5। सही है, इसका एंगल क्या होगा, 109.5। जैसे ये मेरे पास टेट्राहेड्रल है ना, जैसे ये मेरे पास टेट्राहेड्रल है, इसमें क्या है, ये है CH4 में। ठीक है, इसमें चार के चार जो है ना वो बॉन्ड पेयर होते हैं, कोई भी जो है ना वो लोन पेयर नहीं होता। सही, इस तरीके से। और अगर दो बॉन्ड पेयर होंगे, दो लोन पेयर होंगे, तो वो तो वही मैंने बता दिया कि भाई ये वो नॉन वो लीनियर कहलाता है। अब इसी तरीके से अगर तीन वो बॉन्ड पेयर हैं और एक जो है ना वो लोन पेयर है, तो ये होता है मेरे पास NH3 में। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पर है नाइट्रोजन है, तीन जो है वो बॉन्ड पेयर है और एक
वो लोन पेयर है। ठीक है। तो ये होता है NH3 में, और इसका एंगल होगा 10/7, क्योंकि 109.5 एंगल होगा, 2.5 इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 107 इसका एंगल हो जाएगा। मैंने यहाँ पे गलती से 107.5 लिख दिया, 107 होगा। और इसका जो वो शेप होता है वो ट्रायगोनल पिरामिडल होता है। तो यस, अगर तीन मेरे पास जो है वो बॉन्ड पेयर होंगे और एक जो है ना वो लोन पेयर होगा, तो ट्रायगोनल पिरामिडल जो है उसका शेप वो बनेगा। ठीक है। और अगर मेरे पास तीन जो है वो, अच्छा फिर ये तो हमने बात कर ली। अच्छा, ट्रायगोनल की प्लेनर क्या होता है? ट्रायगोनल की प्लेनर उस वक्त वो बनता है कि जब ये कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ तीन हो, यानी खाली तीन ये वो पेयर हो, तो बनता है ट्रायगोनल ये प्लेनर। जिस तरीके से BF वो थ्री या फिर ALCL3 में होता है। ठीक है। यहाँ पर मैंने बनाया, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है ये 120 का बनता है, और इसका जो शेप आता है वो ट्रायगोनल ये प्लेनर आता है। ठीक है। तो आंसर इज सी। अच्छा देखो, फिर इसके बाद हमारे पास है कि इन विच स्पीशी डज द अंडरलाइन एटम्स हैव कंप्लीट आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से कौन से स्पीशी के बाद जो कंप्लीट आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है? तो देखो यहाँ पे तो स्पेस ही बनी थी, तो मैंने आगे जो है ना ये बुक किया हुआ है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास BF ये पुथरी है, उसने बोला कि किसका आउटर शेल जो है, जो आउटर शेल है वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीटली इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट किसका है यहाँ पे? इसका BF ये पुथरी का। BF ये पुथरी में क्या है? बोरॉन के पास, अच्छा यहाँ पे जो उसने जो है ना ये लाइन करी हुई है B के ऊपर, क्या जो B है क्या वो मेरे पास वो है अनपेयर्ड है, यानी इनकम्प्लीट है उसका ये वैलेंस शेल। तो यहाँ पर हमने BF3 का जो है ना बॉन्ड को देख लिया। देखो बोरॉन जो है वो थर्ड जो है वो ये ग्रुप में होता है। वैलेंस शेल में उसके तीन जो है ना सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ शेयर कर लेगा, तीन फ्लोरीन के बाद, तो इसके बाद टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके पास जो है वो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। तो इसके पास, तो इसका जो वैलेंस शेल है वो इनकम्प्लीट होगा। कंप्लीट क्या हो सकता है जब 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है। अब यहाँ पे CH3 में C के ऊपर जो है उसने अंडरलाइन वो किया हुआ है, तो C ये नेगेटिव है। तो CH3 में तो तीन हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड को बना लेगा। अब ये C नेगेटिव का मतलब है कि इसके पास एक लोन पेयर भी आ रहा है। तो ये जो कार्बन है इसके पास, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जो इसके साथ शेयर ये हुए, तो इसका ऑक्टेट पूरा है, यानी सॉरी बैलेंशियल पूरा है। इसी तरीके से F2O है। F2O में ऑक्सीजन जो है वो दो फिर फ्लोरीन के साथ जो है वो बॉन्ड वो बना रहा है। ठीक है। और ऑक्सीजन के पास जो है वो दो जो है लोन पेयर होते हैं। तो इसके बाद भी जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो इसका भी वैलेंस शेल वो कंप्लीट है। फिर H3O तो प्लस के ये पे पास आ जाओ। अब देखो यहाँ पे H3O है, यानी कि हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन जो है वो तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड को बना रहा है, तो ये हो गया। अब क्योंकि H3O प्लस है तो इसके पास एक ही वो लोन पेयर आएगा, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे वो कंप्लीट है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? BF3, क्योंकि बी जो है वो इनकम्प्लीट शेल है इसके पास। ठीक है, बी अंडर तो लाइन था। हमें फ्लोरीन को देखना ही नहीं है, हमें देखना है खाली वो बी को सही। अच्छा देखो, फिर इसी वो तरीके से यहाँ पर हमारे पास है वो बोल रहे हैं कि भाई इन दिस क्वेश्चन इट शुड बी अज्यूम्ड द नाइट्रोजन बिहेव्स एज अ आइडियल गैस अंडर द कंडीशन stated which volume is occupied by the 1 gram of nitrogen at 50 डिग्री सेल्सियस at a pressure of 120 किलो पैस्कल। तो यहाँ पर आपने वो कुछ भी नहीं करना है ना, बस यहाँ पर आपने क्या करना है कि PV इजिकल्स टू NRT अप्लाई करना है। अब यहाँ पे मोल्स तो है नहीं, तो उसके बाद तो उसने दिया हुआ है मास। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला इस तरीके से ड्राइव वो कर लोगे, V इजिकल्स टू N के बदले M/MR जो है वो पुट वो कर दोगे, फिर RT/P। अब आप इन सब की जो है ना वैल्यूज बस यहाँ पे पुट कर दो से। यहाँ पर M दिया हुआ है 1 ग्राम। ठीक है। MR है 14, R 8.314, सही है। और T है हमारे पास 323, और प्रेशर है 120 किलो पैस्कल, यानी कि 10,000 पीपो पैस्कल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जो आंसर आएगा ना वो आता है मीटर पर क्यूब में, अब लेकिन यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब में आंसर हमें वो दिया हुआ है। तो इसको हम क्या ये करेंगे, पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये मीटर क्यूब में आएगा, तो मीटर क्यूब में इसका आंसर आएगा 0.00079 मीटर क्यूब। इसको DM क्यूब में करना है। ठीक है। अच्छा एक मिनट, दो जीरो होंगे, तीन जीरो में नहीं नहीं सही है ये। ठीक है। अब मुझे इसको DM क्यूब में करना है, तो मैं तीन डिजिट पीछे ले आऊंगा ना, यानी 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई वो कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? 0.79 TM क्यूब।
0.79 TM क्यूब, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा बी। अच्छा देखो, फिर उसके बाद वो बोला है कि कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीज। अच्छा देखो, यहाँ पर उसने ये बात वो बोली है कि भाई लो से जो है ना स्टार्ट करो, और मुझे वो बताओ कि उनको जो है ना वो प्लेस करो इन टर्म्स ऑफ देयर असेंडिंग ऑर्डर ना, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑफ द ये पॉलिंग पॉइंट। देखो जो सबसे फर्स्ट हमारे पास है ना, ये मेरे पास सिंपल सा एक एल्केन है यूं करके ना, सिंपल सा एल्केन है, CH और 3 इसके साथ CH3 अटैच्ड है, तो ये सिंपल सा हेल्केन है। और अगर तुम फोर वाले को ये देखो ना, सबसे जो लास्ट है, ये वाले को, वन वाले को, फोर वाले को देखो, तो ये भी जो है ना सिंपल एल्केन है। लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का क्या फर्क है? ये जो मेरे पास है ना फोर वाला, ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है, और ये वाला जो है वन वाला, ये ब्रांच्ड। तो देखो दोनों में खाली वो सी एच है, सिर्फ हाइड्रो ये कार्बन है, तो दोनों में जो फोर्सेज होंगी वो खाली इंड्यूस जो है ना वो डायपोल होंगी बस, ठीक है। लेकिन क्योंकि जो स्ट्रेट चेन है उसका ज्यादा होगा, तो यहाँ पर इसका जो है ना बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, इसका जो है ना ये बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लोवेस्ट होगा, इसका हायर होगा और इसका जो है ना लोवेस्ट होगा, क्योंकि ये ब्रांच ब्रांच चेन का जो है बॉइलिंग पॉइंट वो कम होता है। इसी वो तरीके से अगर तुम सेकंड वाले को देखो, तो इसमें ये हुए चार है, OH का वो मतलब होता है हाइड्रोजन फॉर बॉन्डिंग, ठीक है। और अगर तुम वो थर्ड वाले को देखो, तो इसमें ना हैशेज आ रहा है, हैशेज में क्या होगा, यूं करके मेरे पास जो है ना सी, जैसे यूं करके CH2, सही है, एस और एच, तो यहाँ पे एस के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे इन दोनों के ऊपर पार्शियल ये पॉजिटिव आ गया, तो ये मेरे पास बन जाएगा परमानेंट डायपोल फोर्स, ठीक है। और जो मेरे पास टू है, टू में तो ये हुए चार है, तो इसके ऊपर हाइड्रोजन को बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे तीन फोर्सेज आ रही हैं। टू में हाइड्रोजन को बॉन्डिंग है, तो सबसे ज्यादा जो है वो ये बॉइलिंग पॉइंट टू का होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ये बॉन्डिंग है। फिर उसके बाद ये थर्ड वाले का होगा, क्योंकि इसमें परमानेंट ये डायपोल आ रहा है, तो सेकंड पे वो थर्ड वाला आ जाएगा। फिर थर्ड पे जो है ना आएगा वो फोर्थ वाला, फोर्थ और ये जो ये वो फर्स्ट है, ये तो दोनों ज्यादा में से सरफेस एरिया है ना उसका। यूज डायपोल है, तो इस वजह से सही है। तो यहाँ पर मैंने ये वो बना दिया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो यहाँ पर आपके पास ये वो बनेगा, वो किस को तरीके से वो आप यहाँ पे जो वो बना लोगे, ठीक है, इन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले आएगा फोर वाला, सबसे वीक, फिर आएगा थ्री वाला, फिर आएगा टू वाला, फिर आएगा ये वन वाला, यानी कि वन, वन, फोर, थ्री, टू, वन, फोर, थ्री और टू, सही। अच्छा देखो, फिर इसके बाद हमारे पास है वो बोल रहा है कि भाई इथीन कैन रिएक्ट विद फ्लोरीन टू प्रोड्यूस वन टू डाई फ्लोरो इथेन, ये इक्वेशन और इसकी एंथैल्पी पूरे रिएक्शन की हमें वो दी गई है। तो वो बिल्कुल बोले कि ऐसे क्वेश्चन आया था व्हाट इज पेपर द में। व्हाट इज द व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CF इन वन टू डाई फ्लोरोहीथेन, ठीक है। अब यहाँ पे डाई फ्लोरोहीथेन जो है, हमें उसकी जो है वो बॉन्ड एनर्जी, सॉरी, जो CF है उसकी जो है हमें बॉन्ड एनर्जी वो बतानी है, और CF किसमें, टाइफ्लोरोहीथेन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये क्या किया, पहले इसके ये जो बॉन्ड्स है उनको ये ओपन कर लिया हर रिएक्टेंट के, और जो प्रोडक्ट में जो चीज़ बन रही थी उसके हमने वो बॉन्ड्स को क्या किया, ओपन वो कर लिया, सही। फिर उसके बाद हमने इसके जो है ना ये बॉन्ड लिखना स्टार्ट कर दिया, इसमें एक CC का बॉन्ड है, सिक्स CH के हैं और दो जो है वो FF के हैं। फिर इनकी जो बॉन्ड एंथैल्पीज यहाँ पे टेबल में हमें दी हुई थी ना, CC की कितनी है 350, CH की कितनी है 410, FF की कितनी है 158, ये सारी की बॉन्ड एंथैल्पी लिखी और हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये है रिएक्टेंट का, यानी ये रिएक्टेंट यानी बॉन्ड ये ब्रेकिंग की एंथैल्पी है। फिर बॉन्ड मेकिंग की क्या होगी, C और C का एक बॉन्ड है, सही है, CH के जो है वो चार बॉन्ड है और CF के दो बॉन्ड है और HF के भी दो यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड है। इनकी हम एंथैल्पीज जो है वो यहाँ पे वो लिख देंगे जो हमें यहाँ पे टेबल पे दी गई है, लेकिन CF की तो वो निकालनी है, तो CF को हम जो है ना यहाँ पे 2CF है, तो इसको हम यहाँ पे 2x जो है ना यहाँ पे वो बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन वो बन गई बॉन्ड मेकिंग में 3.14 + 2x। अच्छा, जो इक्वेशन हमारे पास होती है, इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास होती है enthalpy of reaction is equals to enthalpy of reactant minus enthalpy of
प्रोडक्ट, या फिर एंथैल्पी ऑफ ये रिएक्टेंट को आप एंथैल्पी ऑफ ये ब्रेकिंग भी बोल सकते हो, और एंथैल्पी ऑफ ये प्रोडक्ट को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी आप बोल सकते हो। अब आप यहाँ पे ये करोगे क्या, जो यहाँ पर आपको रिएक्शन की एंथैल्पी दी है -960, वो आप यहाँ पे पुट करोगे, और जो रिएक्टेंट की एंथैल्पी जो आपने निकाली है वो यहाँ पे पुट करोगे, और जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी यानी कि बॉन्ड फॉर्मिंग वो यहाँ पे पुट करोगे। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जो एक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे बस निकाल लोगे, जो और ये 486, तो 486 आपके पास आंसर है, ठीक है। अच्छा देखो, फिर इसके बाद वो हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्स सोडियम ऑक्साइड। देखो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन में क्या होता है, तीन चीजें हमें जो है ना वो देखनी होती है। एक तो एलिमेंट हो, ठीक है। सेकेंडली उसकी जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म हो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जैसे कि जो मेरे पास Na है, जो Na है ना, तो Na मैं सॉलिड ही वो लिख सकता हूँ, अगर मैंने Na गैस जो है वो लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। जैसे O2 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर मैं उसको खाली O लिख दूं गैस तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में वो लिखना है। और वो थर्ड ये कि भाई 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट आएगा। तो ये तीनों कंडीशन कहाँ पे फुलफिल हो रही है ये वो देख लो, ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है वहां पर उसने ये क्या किया है, यहाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे Na2O मुझे चाहिए ना, सोडियम ऑक्साइड है, तो मुझे दो Na चाहिए, यहाँ पर इसने एक ही ये Na लिखा है, तो ये तो वैसे ही जो है ना वो गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसने हाफ O2 जो है ना यहाँ पे वो कर दिया, 1/4 और 2, तो ये हाफ ये O2 हो जाएगा, तो ये तो पूरी की पूरी इक्वेशन ही वो गलत है, सही है। फिर देन उसकी वो बाद यहाँ पे वो देखो, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में Na2O वो सॉलिड है। अब यहाँ पे ना दो Na है, यहाँ पर उसने एक ही Na जो है ना तो दिया हुआ है, और यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, तो यहाँ पे हाफ अप्लाई वो करना था ताकि हाफ जो है वो 2 से वो कैंसिल हो जाए। तो ये भी जो है मेरे पास वो गलत हो गया। अब अगर आप सी को वो देखो तो Na2O मुझे चाहिए, तो यहाँ पे दो Na जो है वो सॉलिड दिए गए हैं, और यहाँ पर हाफ O2 गैस ये वो लिखा हुआ है, तो यस ये इक्वेशन ठीक है, क्योंकि दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जितने मुझे चाहिए थे उतने ही यहाँ पे वो लिखे हुए हैं। दो Na चाहिए थे, हाफ जो है वो O2 वो चाहिए था। अच्छा, 4 क्यों वो गलत है, क्योंकि 2NO2O वो बन रहा है ना, तो मुझे 1 मोल वो चाहिए होता है, तो डी भी इसलिए जो है यानी कि वो गलत हो गया, ठीक है। तो सी यहाँ पे मेरे पास आंसर है। अच्छा देखो, फिर यहाँ पे ना वो मुझे बोला कि भाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ कर रहा है रिएक्ट, विच स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज करेक्ट, बोथ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन गेन्स इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि भाई इन सबके चार्जेस जो है ना वो निकाल लो। यहाँ पर हमने इन सबके चार्जेस जो है वो निकाल लिए, ठीक है। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे भी वो -2 है, यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है। तो ऑक्सीजन के ऊपर सब पे जो है वो -2 चार्ज है, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे कुछ भी वो गेन या लूज ये नहीं कर रहा, तो ऑप्शन है इसलिए वो गलत हो गया। फिर उसके बाद बोले कि नाइट्रोजन एटम्स अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी कि डिस्प्रोपोर्शनेशन का वो मतलब है नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं वो देखूँ तो भाई यहाँ पर यहाँ पे O2 है, तो ओवरऑल चार्ज होगा वो -4, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा +4 इसको बैलेंस करने के लिए, तो रिएक्टेंट में जो चार्ज है नाइट्रोजन का वो +4 है। और यहाँ पे HNO2 में ऑक्सीजन जो है वो O2 है, तो ओवरऑल -4 होगा चार्ज, क्योंकि दो है ना O2 है, यानी कि दो ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर जो H है उसके ऊपर +1 होगा, और जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर +3 आ जाएगा। तो तभी बैलेंस को नाइट्रोजन है, यहाँ पे +3 हो गया। अगर मैं HNO3 की वो बात करूं, अच्छा यहाँ पे NO2 से NO2 में ये नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज प्लस, NO2 में हो गया +3, तो यहाँ पे तो चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं HNO3 को ये वो देखूँ ना, तो ऑक्सीजन के ऊपर -6 का वो चार्ज होगा, क्योंकि तीन ऑक्सीजन से, तो नाइट्रोजन के ऊपर कितना आएगा यहाँ पे, +5 का आएगा। तो अब यहाँ पे NO2 से HNO3 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, और NO2 से HNO3 में ये +4 से वो 3 जा रहा है, तो यहाँ पर ये रिड्यूस हो रहा है, तो यस नाइट्रोजन यहाँ पर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, ठीक है। तो बी मेरा आंसर है। अच्छा देखो, फिर इसके बाद यहाँ पर ना हमारे पास एक ये इक्वेशन, इसको पूरा हमने ना सॉल्व करना है। विदाउट वो सॉल्विंग इट ये करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो मैंने ऊपर स्पेस ही तो यहाँ पे सॉल्व कर लिया। देखो वो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि भाई phosphorus react with the sulfuric acid to produce sulfuric acid SO2 एंड वाटर। वो बोले कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो रिएक्ट कर रहा है किससे, फास्फोरस से,
सल्फ्यूरिक एसिड फास्फोरस से जब रिएक्शन कर रहा है, H3PO4 SO2 और H2O फॉर्म कर रहा है। अब वो बोले कि भाई ए बी सी डी all are whole numbers, the equation can be balanced by using oxidation numbers. What is the value of the sum of a b c d? अब बोले वो a b वो c d क्या होगा, इसकी ए बी सी डी क्या होगा, इन तीनों का सम क्या है। अब देखो उसके लिए सबसे पहले क्या है, देखो ये जो कंप्लीट इक्वेशन है ना, इसको आप हाफ इक्वेशन में जो है ना वो ब्रेक कर लो। जो यहाँ पर हमारे पास ये कंप्लीट इक्वेशन है ना, उसको हाफ इक्वेशन में ब्रेक कर लो। अब यहाँ पे जो है ना, हाफ इक्वेशन कैसे तो ये वो बनेगी H2SO4 और ये SO2, इनका एक पेयर यहाँ पे वो बन जाएगा। तो हम यहाँ पर हमने इनका एक पेयर वो बना लिया, H2SO4 और SO2 का, ठीक है, क्योंकि H2SO4 है वही, SO2 जो है ना वो वही आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमें इस इक्वेशन को वो बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे वो करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन करते हैं वो बैलेंस। ऑक्सीजन हम बैलेंस करते हैं बाय एडिंग ये H2O। H2SO4 में 4 ऑक्सीजन है यहाँ पर, और SO2 में 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर SO2 की तरफ हम 2H2O जो है ना अप्लाई वो कर देंगे। अब देखो यहाँ पर 2H2O हो गए, अब हम करेंगे हाइड्रोजन वो बैलेंस। यहाँ पर यहाँ पे कितने, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2H प्लस जो है ना अप्लाई वो कर देंगे। सही, यहाँ पर हमने 2H प्लस जो है ना अप्लाई वो कर दिया। अब अगर हम ओवरऑल चार्ज को देखें ना, तो इसके यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है, क्योंकि 2H जो है ना वो प्लस आ रहा है। तो जहां पर +2 चार्ज होगा उस तरफ हम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ये हेड कर देंगे, ताकि ये 2 माइनस इस 2P प्लस को कैंसिल आउट करते, सही। तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी, हाफ इक्वेशन। देन फिर उसके बाद फॉस्फोरस का जो रिलेशन है इससे, फॉस्फोरस का H3PO4 से रिलेशन है। तो हमने ये फॉस्फोरस गिव्स ऑफ H3PO4 वो लिख दिया। अब यहाँ पर इसके पास तो कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हम 4H2O जो है ना अप्लाई वो कर देंगे। यहाँ पर 4H2 हमने अप्लाई वो कर दिया। अब यहाँ पर H2 वो कितने हैं, 4 × 2 8H है। यहाँ पर एज कितने हैं, यहाँ पे 3H है। तो कितने एज बचे, 5। तो यहाँ पर हमने 5 जो है ना H प्लस ऐड कर दिया। अब देखो इस तरफ जो चार्ज जो +5 है, इस तरफ चार्ज जो है वो 0 है। तो यहाँ पर मुझे 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस करने होंगे। तो मेरी दोनों इक्वेशन जो है वो हाफ इक्वेशन तो बैलेंस हो गई। अब हमें इनको कंबाइन करके फुल इक्वेशन जो है ना वो बनाना है। तो वो किस तरीके से वो बनेगी, हमें इलेक्ट्रॉन दोनों के वो बैलेंस करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे वो 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जो ये वाली इक्वेशन है उसको मैं 2 से कर दूंगा, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई। और जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको मैं कर दूंगा 5 से। तो जो ऊपर वाले 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी बटान हो जाएंगे, नीचे वाले जो 5 है ये भी बटान हो जाएंगे, उसको मैं 2 से कर रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन से है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर जो आपने ऊपर वाली इक्वेशन जो वो लिखी है ना, उसको जो आपने 5 से मल्टीप्लाई किया उसको ऊपर लिख दो। अब यहाँ पे 5 × 2 = 10, 10H प्लस हो गया, 5H2SO4 हो गया, 5SO2 हो गया, और 5 × 2 10H2 हो गया। देन उसके बाद 2 × 4 8H2 हो गया, फिर 2 × P 2P हो गया, फिर 2 × H3PO4 2H3PO4 हो गया, फिर 2 × 5H प्लस यानी कि 10H प्लस हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन आपके पास आ गए, हम इनको जो है ना वो ये हेड अप कर दो। देखो सबसे पहले जो चीजें वो कैंसिल हो, उनको जो है ना वो बैलेंस कर दो। पहली इक्वेशन में ये इजिकल्स टू ये लेफ्ट हैंड साइड पे H प्लस है, सेकंड इक्वेशन में हाफ इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे H प्लस है। तो इन दोनों को हम आपस में कैंसिल आउट तो कर देंगे, ठीक है। फिर देन फर्स्ट इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे 10H2 है और लेफ्ट हैंड साइड पे 8H2 है। तो इसको हम वापस से बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2H2O जो है वो रह जाएंगे। अब इनको जो है आप ये हेड अप कर दो, ठीक है। हेड अप किस तरीके से वो करोगे, जो राइट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड पर है उनको ऐड को कर दो, तो ये आपके पास आ गया, सही। और इसके बाद जो राइट हैंड साइड पर है उनको ऐड जो है ना वो कर दो, इनको मैंने ऐड कर दिया, सही। अब यहाँ पे वो देख लो कि भाई इनका वो सम क्या आ रहा है, 5 2 5 2 और 2। तो 5 + 2 + 5 + 2 + 2, तो ये 16 आ रहा है सम, सही है। यानी ABCD का जो सम आ रहा है ई का वो क्या आ रहा है, 16। तो 16 इसका आंसर है, ठीक है। ये काफी जो है वो लेंदी क्वेश्चन था, काफी जो है ना डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन था ये, ठीक है। 1 मार्क के लिए ये अजीब सा जो है ना वो लगता है। अच्छा देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, वो बोले कि भाई the volume of ammonia produced against the time is measured in 2 experiments। अब देखो मेरे पास यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है,
जो हमें दिया गया है, ये वो जो है कि प्रोसेस में होता है, इसका एंथैल्पी चेंज आ रहा है -92 किलो जूल पर मोल, यानी कि एक्सोथर्मिक जो है वो रिएक्शन है। वो बोले कि भाई इन एक्सपेरिमेंट वन, 3 मोल of H2 and 1 mole of N2 react together at 45 degree per Celsius and at a pressure of 200 atm. A graph showing the volume of ammonia produced against the time is plotted. Experiment 2 is then performed. Experiment 2 differ in from experiment 1 in only one condition. यानी कि सेम एक्सपेरिमेंट है, बस एक कंडीशन में डिफर हो रहा है। अब देखो ये मेरे पास जो है ना, इसको देखो, ये मेरे पास जो वॉल्यूम है NH3 का। अब देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में NH3 का वॉल्यूम तो कम हो रहा है, और एक्सपेरिमेंट 1 में NH3 का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है। वो बोले कि व्हाट डज एक्सपेरिमेंट 2 डिफर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1, यानी कि दोनों में डिफरेंस है। अब वो बोले कि एन आयरन कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन एक्सपेरिमेंट 2। आयरन कैटलिस्ट वो दोनों में होता है, और आयरन कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज जो है ना वो करता है। यहाँ पर तो जो फाइनल वॉल्यूम है, जो वो यील्ड है NH3 की, वो डिक्रीज हो रही है एक्सपेरिमेंट 2 में। तो यहाँ पे कैटलिस्ट का कोई भी रोल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर पार्ट बी है, 2 मोल ऑफ हीलियम गैस इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर एक्सपेरिमेंट 2। भाई इस पूरे रिएक्शन में हीलियम गैस तो है ही नहीं, तो हीलियम गैस को ऐड या ये सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क ही नहीं वो पड़ना, क्योंकि वो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं ये पकड़ती। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर वो बोला है सी में, अ प्रेशर ऑफ 250 एटीएम इज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट 2। देखो यहाँ पर हमारे पास प्रेशर है 200 एटीएम का, 250 हम ये वो कर देंगे ना। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट या जो इक्विलिब्रियम हो जाता है जहाँ पर लेदर मोल्स हो, वो कहाँ पे जाता है, यहाँ पे लेदर मोल्स हो। अगर हम ये प्रेशर इंक्रीज करें, यहाँ पे हम ये प्रेशर इंक्रीज ही कर रहे हैं, 200 से 250 कर रहे हैं, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो तो जाना चाहिए था राइट हैंड तो साइड की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना गैस के वो 2 मोल्स हैं, यहाँ पे टोटल जो है रिएक्टेंट में 4 मोल्स हैं, यहाँ पर ये प्रोडक्ट में टू मोल्स हैं। सही है, तो ये जाना चाहिए था NH3 की तरफ, और NH3 की यील्ड उसने इंक्रीज ये करनी ये चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे तो उल्टा वो क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट 2 में NH3 की यील्ड जो है वो कम हो रही है। ठीक है, तो ये हाई प्रेशर के साथ तो हमने वो नहीं किया। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी वो गलत हो गया। अब आप ये डी पे आ जाओ आप। टेम्परेचर ऑफ 600 सेल्सियस इज यूज। देखो यहाँ पर हमने 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को यूज किया है, और जो रिएक्शन है वो एक्सोपोथर्मिक है। एक्सोपोथर्मिक में हीट का जो साइन होता है ना, वो आता है ये रिएक्टेंट साइड पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो जिस साइड पे ये हीट का साइन है वो इंक्रीज हो जाएगा, और ये वाली साइड दूसरी साइड डिक्रीज हो जाएगी। तो जो इक्विलिब्रियम है वो हमेशा उस साइड पे जाता है जो साइड डिक्रीज हो रही हो। तो ये इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ ये चला जाएगा, और NH3 की यील्ड जो है वो कम हो जाएगी। यस, इसी वो तरीके से हो रहा है। फिर एक दफा ये दोबारा एक्सप्लेन वो कर रहा हूँ। भाई यहाँ पर उसने कहा है कि मैं समझ आ गया। प्रेशर ये टेम्परेचर इंक्रीज करूँ 600 डिग्री पर सेल्सियस पे। तो अगर यहाँ पर मैं इसको इंक्रीज वो करूंगा, तो यहाँ पर देखो एक्सो में हीट आती है ये प्रोडक्ट को साइड पे। अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो ये वाली साइड इंक्रीज हो जाएगी, और ये पीछे वाली साइड डिक्रीज हो जाएगी। तो रिएक्शन जो है, जो साइड ये डिक्रीज होती है इक्विलिब्रियम उस तरफ जो है ना वो चले जाता है। तो अगर ये इस तरफ ये जाएगा, तो NH3 की जो यील्ड है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसी हो रहा है, NH3 की यील्ड क्या हो रही है, वो कम हो रही है। तो मेरे पास डी आंसर है। ठीक है। अच्छा देखो, फिर इसके बाद वो बोला है कि विच रिएक्शन हैज एन इक्विलिब्रियम वो कांस्टेंट Kp दैट हैज नो यूनिट्स। वो बोला है इनमें से कौन सा ऐसा ये रिएक्शन है जिसका कोई जो है ना यूनिटी वो नहीं है। सही है, तो इसके लिए भाई देखो, हम ये Kp यानी कि Kp को बनाते कैसे। Kp होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ये प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर हमने इसका जो पार्शियल प्रेशर ये लिख दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, और जो वो मोल्स थे वो हमने ऊपर ये पावर की फॉर्म में वो लिख दिए, और यहाँ पर H2 और I2 का पार्शियल प्रेशर वो लिख दिया। अब देखो यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा, HI का ये प्रेशर का यूनिट होता है वो पास्कल, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये पास्कल स्क्वायर। और ये नीचे क्या आ जाएगा, पास्कल इंटू ये पास्कल, क्योंकि इन दोनों में कोई भी वो नहीं है, स्क्वायर या फिर क्यूब नहीं है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यूनिट हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर एक बात को समझा रहा हूँ। अगर दोनों तरफ गैस के मोल सेम हो, अगर ये दोनों तरफ गैस के मोल सेम हो तो हमेशा यूनिट वो 0 आता है। और अगर रिएक्टेंट के पास गैस के मोल को ज्यादा हो तो वो नेगेटिव में आंसर आता है, और प्रोडक्ट के पास गैस के मोल को ज्यादा हो तो ये पॉजिटिव में आंसर आता है। ठीक है, अगर गैस जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल सेम है तो नो यूनिट होगा, और अगर रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हैं ये प्रोडक्ट से,
तो आंसर आएगा नेगेटिव में, और अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है रिएक्टेंट से तो आंसर आएगा पॉजिटिव में। तो यहाँ पर देखो इसी ये तरीके से हो रहा है वो बी में। बी में क्या है, रिएक्टेंट के पास है 4 मोल्स, प्रोडक्ट के पास है 2 मोल्स। तो इक्वेशन क्या बनेगी, पैस्कल स्क्वायर ओवर पैस्कल 4। तो ये टू, ये हो जाएगा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, पैस्कल -2। तो इस तरीके से, ठीक है। अच्छा देखो, फिर इसके बाद वो बोल रहा है कि गैस क्यू डिकम्पोज स्लोली एट रूम टेम्परेचर, क्यू gives off ये डिकम्पोज हो रहा है एक्स और ये जेड में। द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर द gas q at room temperature is shown, which change occurs when a catalyst is added to the gas q। जब मैं कैटलिस्ट को डालूंगा तो क्या होगा, देखो कैटलिस्ट के डालने से क्या होता है, जो मेरा एक्टिवेशन ये वो एनर्जी है वो पीछे वो आ जाता है, ठीक है। ये मेरा जो ओरिजिनल कर्व था, ये ओरिजिनल एक्टिवेशन ये एनर्जी थी, और ये है विदाउट वो कैटलिस्ट। लेकिन जब मैंने वो कैटलिस्ट वो कम ये ऐड किया तो एक्टिवेशन एनर्जी वो कम हो गई। तो ज्यादा जो है ना वो पार्टिकल्स अब एक्टिवेशन एनर्जी की ये रेंज में आ रही है, एक्टिवेशन एनर्जी विद वो कैटलिस्ट, ठीक है। अब वो बोले कि द पीक ऑफ अ कर्व मूव टू द राइट, ये जो पीक जो राइट की तरफ मूव करता है ना, ये होता है जब हम वो टेम्परेचर इंक्रीज जो है वो करते हैं, तो ओवरऑल वो पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज जो है वो हो जाती है। तो ये भी वो गलत है, ये कैटलिस्ट का इफेक्ट तो नहीं है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद इनफ एनर्जी टू डिकम्पोज इंक्रीजेस, यस। पहले इतने पार्टिकल्स आ रहे थे, ठीक है, जो डिकम्पोज हो रहे थे, जब मैंने कैटिस डाला तो एक्टिवेशन एनर्जी वो कम हो गई, अब वो पार्टिकल ये ज्यादा हो गए, ठीक है। तो यस, बी इज माई आंसर। सी क्यों नहीं है, सी में वो बोल रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अनरिएक्टेड ये पार्टिकल्स इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज ये वो करने से, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं वो पड़ता, ठीक है। तो ये भी टेम्परेचर के सेंस में तो ये भी वो गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद बोले कि द वैल्यू E8 डिक्रीजेस मूविंग द वर्टिकल डॉटेड लाइन टू द राइट। भाई अगर मैं E A ऐसे यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ना, अगर मैं ये कैटिस के डालता हूँ तो यस E8 डिक्रीज होता है, ये बात तो सही है। बट जो मेरा एक्टिवेशन वो एनर्जी है वो राइट पे नहीं जाएगा, वो यहाँ पर इस तरीके से ये वो लेफ्ट पे आएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि वो जा रहा है ये राइट पे, तो ये राइट पे जाएगा, इसलिए ऑप्शन तो डी ये जो है वो क्वेश्चन पेपर में आया था। गलत है।